नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेगी। अगर हम अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वर्तमान को भी सशक्त बनाना होगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए। आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया गया है। बहुत काम किया और आप सब लोगों ने देखा कि पूरे विस्तार से धन सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने कम शब्दों में बोला। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया जोशी जी ने, और बहुत सकारात्मक कदम उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर उठाए हैं। जहाँ हम बाल वाटिका पहले ही लागू कर चुके हैं, पहले ही उसका औपचारिक उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और हमने एक टाइमलाइन भी इसका तय किया हुआ है, जहाँ हमने माध्यमिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में, वहीं उच्च शिक्षा में भी आप सब लोगों के द्वारा इसमें काफी काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में और हमारे शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2021वीं सदी के नवीन, आधुनिक और सशक्त और आत्मनिर्भर के भारत के नए आयामों को खोलने वाली है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और आने वाले जो नौनिहाल हैं, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन सभी को जहां मिशन कर्मयोगी की संज्ञा दी है, वहीं अमृत काल में ऐसे नौजवान जिनको नई शिक्षा नीति की शिक्षा प्राप्त होकर नए भारत का निर्माण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न और संकल्प है, उसको साकार करने में उन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसलिए ऐसे समय में शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेगी। यदि हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वर्तमान को भी सशक्त बनाना होगा। इसी प्रकार से हमें आने वाली पीढ़ी को और अधिक प्रतिभाशाली अगर हम बनाना चाहते हैं, तो जहां हमें उसके बचपन को ठीक करना होगा, उसकी शिक्षा पर आज से ही कार्य करना होगा। क्योंकि हम सब लोग इस सभागार में जितने लोग भी बैठे हैं, सब लोग एक से एक विद्वान हैं, और वैसे भी भारतीय संस्कृति में शिक्षा का स्थान वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और एक समय था जब भारत शिक्षक के रूप में पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता था। जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं जानती थी, तब हमारे यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, व्यये कृते वर्धितम एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से और दान करने से हमेशा बढ़ता है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हमारे देश में कभी भी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है। एक से एक प्रतिभाएं रही हैं, एक से एक विद्वान शिक्षाविदों ने, विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हमेशा बौद्धिक संपदा को बढ़ाने का काम किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी कार्यक्रम शुरू हुए हैं, उनमें निश्चित रूप से भारत का भाग्य बदलने की सामर्थ्य है। ये हमारे युवाओं के भीतर जो असंख्य उनकी संभावनाएं हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन सभी को साकार करने का साधन भी है। अब से पहले उनके पास जो कभी नहीं था, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमारी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खुल रहे हैं, और मेडिकल तक में के जटिल विषयों की पढ़ाई भी अब हिंदी में शुरू हो गई है। भारत
के शिक्षा क्षेत्र में आया ये अभूतपूर्व परिवर्तन, उत्तराखंड सरकार इसे हर स्तर पर, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हर स्तर पर संकल्पबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं कि हम इसको स्थापित करेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को सुनिश्चित करने, उनको सामर्थ्यवान बनाने, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकल्पबद्ध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाकुई स्थित सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन ओम पाठक ने आभार व्यक्त किया और प्रधानाचार्य राशिद सरफुद्दीन ने स्कूल के क्रियाकलापों की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर अश्विनी मेहरा समेत बड़ी संख्या में अभिभावक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने छात्रों का आह्वान किया है कि जीवन का लक्ष्य तय करें। पढ़ाई की उम्र लौटती नहीं है, जीवन में विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। यदि हमारे संकल्प में विकल्प आएगा तो हमारे सपने हमसे दूर नहीं हो पाएंगे। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस, रेगुलर पुलिस के बाद अब टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि प्रदेश में पर्यटक काफी संख्या में आते हैं, साथ ही चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 40 लाख के पार हो जाता है। आपको बता दें, इसको देखते हुए टूरिज्म पुलिस की यहां जरूरत है। चार धाम यात्रा पर भी चर्चा हुई है। इसमें अभी बहुत बड़ी यात्रा हमारी हुई है, जिसमें 42,90,778 यात्री आए हैं और ये मैं समझता हूं कि सीजन के अंत तक ये करीब हमारी 45 लाख पहुंच जाएंगी। इस यात्रा को और भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये आवश्यकता महसूस हुई है कि इसमें हम पर्यटन पुलिस को लाएं, जिससे कि जो हमारे होम स्टे चल रहे हैं, टूरिस्ट सेंटर चल रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां इसमें हो रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जहां जहां रेवेन्यू पुलिस है, रेगुलर पुलिस नहीं है, वहां पर कम से कम हम अपनी जानकारी प्राप्त करें और क्या वहाँ एक्टिविटी हो रही है उसको देखने के लिए। बहुत से लोग कभी कभी हमने देखा कि गंगा जी में बोतल डाल देते हैं ठंडा करने के लिए, तो ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि टूरिस्ट पुलिस जो है उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, उसको सृजित किया जाए। इसके लिए उसको हम चाहे पर्यटन वीर के रूप में उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ आ रहे हैं, यात्रा भी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। कल विजयवर्गीय ने हल्द्वानी में संगठन स्तर के पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की मीडिया, सोशल मीडिया टीम से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में बताया कि बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों और सोशल मीडिया विभाग से जुड़े पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जिस तरह से उधम सिंह नगर में खनन से जुड़े मामले को लेकर एक महिला की हत्या हुई, अंकिता हत्याकांड हुआ, हरिद्वार में आतंकवादियों को पकड़ने नोएडा पुलिस आई, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रची गई, ये सभी घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था के आपको बता दें कि सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस के सीनियर अधिकारियों के इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री से की है। महारा ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री को बड़े कदम उठाना चाहिए, योग्य और ईमानदार अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। थी जिस राज्य में जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, जिस तरीके से आनंद फानन में कानून को हाथ में लेते हुए वहां आगजनी की गई, डोजर चला के वहां के
सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अधिकारी अपने बयान बदलते रहे और डीजीपी महोदय ने लड़की के पिताजी और अपनी वार्तालाप को टेप करके जिस तरीके से सार्वजनिक किया, निश्चित ही वो कानून का हनन था। इतने बड़े अधिकारी से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। जिस तरीके से हाकम सिंह के रिजॉर्ट में उनके फोटोग्राफ्स थे, वो एक बार को चलो माना जा सकता है, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हर चीज बार बार नहीं हो सकती। हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनको उत्तराखंड की पुलिस की जानकारी में नहीं होता, एसटीएफ, यूपी की एसटीएफ आके उसमें कार्रवाई करती है। तो आखिर हो क्या रहा है? अपराधी नोएडा में अपराध करता है और आके यहाँ ऋषिकेश में मिलता है। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ ऐशगाह बन गई है अपराधियों की, और अपराध किसी भी स्टेट से आदमी करता है, अपने को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इससे बड़ा और आरोप और क्या लग सकता है? अधिकारी जिस तरीके से अपने बयान बदल रहे हैं, पहले डीएम ने कहा कि हमने नहीं तोड़ा, बाद में एक हफ्ते बाद कहते हमने तोड़ दिया। उधम सिंह नगर की जो घटना हुई जिसमें जेश प्रमुख की पत्नी मरी, उसमें पहले पुलिस कहती कि बिना जानकारी के यूपी की पुलिस आई, बिना वर्दी के आई और कार्रवाई कर दी, उसमें गोलीबारी हुई जो गलत था। बाद में यूपी की पुलिस कहती है हमने इतने बार फोन के एसपी को, इतने बार इसको, वो अपनी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करती है, और अब दोनों के बयान बदले जा रहे हैं। तो ये क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह एक ही सरकार है, सरकार की छवि बचाने के लिए जिस तरीके से अधिकारी अपने बयानों को लगातार बदल रहे हैं, ये हमारी चिंता का विषय है। और खनन के वजह से जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कार्की, उसकी भी हत्या जिस दिन ये जेश प्रमुख की पत्नी उसके दूसरे दिन होती है। उसके अलावा सौरभ बहुगुणा जी की रेकी की जाती है। वहीं उत्तराखंड में काशीपुर के क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने रामनगर रोड स्थित कारपोरेट कार्यालय में बीते 4 दिन पूर्व सिख समुदाय की 2 मौतों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि इन 2 मौतों से स्थानीय जनता के दिलों को झकझोर के रख दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि यह दोनों मौतें खनन को लेकर हुई हैं। जब तक यह खनन का खेल खत्म नहीं होता, यह मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। यह नंबर 2 का खनन जो कि भाई से भाई को जुदा कर रहा है और लोग इस खनन के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। एक ऐसी अप्रिय घटना हुई है जिसने हर एक आदमी के दिल को झंझोर दिया है, और एक ही दिन के अंतराल में इस किस्म की 2 हत्याएं हो जाना, ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन एक बात थोड़ी कॉमन ज़रूर मैं कहने के लिए तैयार हूं कि हत्याएं ये तो हुई हैं, इससे पहले भी हुई हैं और आगे भी होंगी। कारण है यहाँ का खनन। जब तक खनन की कमाई जो नंबर 2 के रूप में होती है, वो सरकारी और असरकारी सब लोगों में जिसकी बंटत होती है, जब तक ये धंधा बंद नहीं होता तब तक मौतें तो होंगी ही होंगी। ये जो केस हुआ है ये बड़ा ही दुखदाई है। हर घर जिससे भी बात करो, उस गुरप्रीत की और उसके हस्बैंड की जब फ़ोटो हर आदमी देखता है तो एक बार दिल जो है एक बार कनपना जाता है। इतना खूबसूरत कपल और किस तरह से कितना नुकसान हो गया। लेकिन इसमें जो ये डेथ हुई, मौत हुई है, जो आदमी कल्प्रेट था उसके साथ अभी कुछ नहीं हुआ, और जो इनोसेंट था वो उसकी डेथ हो गई। एक कानून भी कहता है कि अगर कल्प्रेट को, इनोसेंट को बचाने के लिए कितने भी कल्प्रेट छोड़ने पड़ जाएं, लेकिन इनोसेंट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदय ने शनिवार को शहर के समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ अपने आवास में बैठक ली। इस बैठक का उद्देश्य शहर के विकास का खाका तैयार करने और चल रही अधूरी योजनाओं के साथ भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानने और मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रत्येक विधायक से 10 प्रस्ताव तैयार कर उन्हें भेजना रहा है। आपको बता दें कि विधायक सुमित हृदय ने कहा कि कई सारी योजनाओं को सरकार पलीता लगा चुकी है, जिनमें
ISBT रिंग रोड जू स्टेडियम रहे हैं, मगर अब मुख्यमंत्री जब दोबारा प्रस्ताव मांग रहे हैं तो इन मुद्दों को तो उठाया ही जाएगा, साथ ही अन्य मुद्दे भी तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें वह स्वयं अध्ययन कर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। व्यवस्थाओं में सुधार आए, देखिए सारे विभाग अपनी तरफ से परिश्रम करते हैं, अधिकारीगण जो हैं उनकी जो मंशा है या जो उनकी कार्यशैली है उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता हूँ। हाँ, लेकिन जो सरकार की जो सोच है, सरकार जो करना चाहती है, ये गंभीर विषय है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों से 10-10 चीज़ें मांगी हैं जो उनकी विधानसभाओं में होनी है। उसी कड़ी में आज ये बैठक यहाँ मैंने बुलाई है, एक समझ के लिए कि क्या क्या प्रस्ताव शासन में लंबित हैं, क्या क्या योजनाएं ऐसी हैं जिनको तुरंत ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता है, क्या क्या परेशानी है। क्योंकि देखिए हल्द्वानी की सड़कों का बुरा हाल है। हल्द्वानी में शुरुआती दौर में इस साल के बिजली का भारी गंभीर संकट था। पेयजल आप देख रहे हैं सबसे बड़ा इस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। 1 लाख, मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था कि 1 लाख लोग प्रभावित हैं। तो बहुत कई सारी चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ISBT जू हो गया, कई सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको अवश्य मैं उठाऊंगा भी और उनके सामने पेश भी करूंगा। और मुख्यमंत्री जी देखिए विकास में सहयोग देंगे तो हल्द्वानी वासी हमेशा विकासशील लोगों को उनकी सराहना भी करते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। तो अवश्य अगर वो इसमें सहयोग करेंगे तो अवश्य उनकी सराहना भी होगी, प्रशंसा भी होगी। जी अवश्य, देखिए ट्रेंचिंग ग्राउंड हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, कूड़े का निस्तारण हो, नए जो वार्ड जुड़े नगर निगम में, महानगर क्षेत्र में, उनमें अगर जो संबंधित परेशानियां हो तो कई सारी ऐसी परेशानियां हैं जिन पे प्रकाश भी डाला जाएगा और जिनकी निस्तारण की मांग भी उठाई जाएगी। सारे विभागों के हैं, सारे संबंधित विभागों के जिन जिनको बुलाया था। अभी शुरुआती दौर की बात हुई है और एक निष्कर्ष निकाल के एक अपने कुछ लोगों से और बात करके अपने घोषणा पत्र पे फिर से गौर फरमा के अवश्य वो मांगे उठाई जाएंगी जिससे हल्द्वानी शहर के विकास को आगे बढ़ाने का हमें अवसर मिले और उसकी आवाज़ हल्द्वानी क्षेत्र के लिए आवाज़ उठा। मामला उधम सिंह नगर जिले के किच्छा का है, जहां बिजली बिल ठीक कराने पहुंचे कांग्रेस नेता की विद्युत विभाग के SDO से तीखी नोकझोंक हो गई। विद्युत कार्यालय में कांग्रेसियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच हुआ विवाद तूल पकड़ने के बाद किच्छा कोतवाली पहुंच गया। कोतवाली में कांग्रेसियों और विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने तथा गिरफ्तारी की मांग की है। कोतवाली किच्छा में विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी नेता गणेश उपाध्याय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हंगामा किया। मामला यह था, हमारे ये वहाँ के हैं कनकपुर बंगाली कॉलोनी की, इनके BPL कैटेगरी का 1 महीने का 10-10 हज़ार का बिल आ रहा था। मैंने शिकायत की, मैंने कहा इनसे जो साहब जाके देखो गरीब आदमी का मामला है, ये ऐसा क्यों आ रहा है। कहना यार हम देख रहे हैं 2 महीने तक लटकाया और लीकेज यही हुआ 8 महीने से। तो फिर एग्जीक्यूटिव से हमने जा पाके ये बौखला गए मेरे से, बदतमीजी करने लगा। मैंने कहा भाई शांत, देखो तुम्हारा बॉस बैठ, तुम बॉस के सामने बदतमीजी मत किया और बॉस से भी डांटा अगले भाई को। तो मैं बस मैंने उसके बाद एग्जीक्यूटिव ने उनका सम्मान किया, उन्होंने भेजा आदमी की कार्रवाई की। लेकिन मुझे कल जब पत्रकारों का फोन आया, भाई आप तहरीर दे रखिए, मुझे तब मालूम पड़ा तहरीर है। तो मैंने कहा भैया मैं तो जनप्रतिनिधि तहरीर, मुझे जरूरत क्या है। मेरे मित्रों ने कहा ना आप भी दीजिए तहरीर, हम भी दीजिए। इसलिए हम ये तहरीर हम देखे आ रहे हैं कि मेरे तहरीर स्पष्ट इसमें लिखा हुआ, हमने आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अपने को पूर्व CM के सलाहकार बता करके मेरे कार्यालय में आए और उनके साथ 1-2 लोग और भी थे। वो ये कहने लगे कि एक बिल के इशू में दिखाने लगे कि ये बिल आपने अभी तक ठीक नहीं करा। मैंने उनको बहुत चिल्ला करके बोल रहे थे। मैंने कहा माननीय थोड़ा सा सरकारी दफ्तर है, आराम से बात करिए, और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पब्लिक भी है। तो उनका नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, बिल ठीक करके दीजिए। मैंने कहा बिल ठीक करने का विषय, बिल ठीक होना है, जो ठीक होगा उसको हम ठीक करते हैं, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल यहाँ पर रखिएगा, अभी मैं इसको अगर ठीक होने वाला होगा ठीक करा देंगे। लेकिन मैंने उसकी जांच करवाई, वो मीटर विभाग के यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ हम लाइन के SDO हैं, तो मीटर डिपार्टमेंट के SDO और JE अलग होते हैं। तो वहाँ से चेक मीटर लगा था, चेक मीटर की रिपोर्ट पर SDO मीटर ही वहाँ से उसको फीड करते हैं और वहीं से उसका जो कम ज़्यादा होना है सिस्टम से हो जाता है। बार बार समझाने के बाद उपाध्याय जी नहीं समझे और मेरे कार्यालय में बैठ के मुझे गाली गलौज
अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग किया गया और मेरे टेबल में रखे हुए जो फाइलें थी वो फाइलों को पकड़ के नीचे फेंक दिया। ये हमारे यहाँ दिनेश गुरानी जी जो हैं उन्होंने कल एक थाने पर तहरीर दी थी कि उनके साथ जो है कि कुछ लोगों द्वारा वहीं उनके ऑफिस में आकर बदतमीजी की गई, उनके साथ अभद्र किया गया, गाली-गलौज की गई और उनके कार्य में बाधा पहुँचाई गई। तो उस संबंध में हमने उनकी तहरीर ले ली है और उस पर जाँच की जा रही है। इसी संबंध में एक गणेश उपाध्याय हैं, उनकी तरफ से तहरीर आई है और दोनों तहरीरों की जाँच की जा रही है। जैसे भी जाँच के बाद तथ्य पाए जाएंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में MBBS के 230 सत्र लिए MMC की मान्यता मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज का दूसरा बैच शुरू करने की तैयारियों जुट गया है। यहां अब 15 नवंबर से MBBS के दूसरे बैच का अकादमिक सत्र शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन भी स्थापित होने जा रही है। यहाँ MRI मशीन लगने से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के मरीजों को लाभ मिलेगा। वहीं NMC के नियमों के तहत मेडिकल कॉलेज के अधीन अस्पताल में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। यहां अब अस्पताल में MRI की मशीन भी लगने जा रही है। के एडमिशन के लिए हमें जो है NMC से मान्यता परमिशन मिल चुकी है और इसकी पूरी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं और NMC की गाइडलाइन है कि 15 नवंबर तक जो है एडमिशन 15 नवंबर से जो है बैच ये नया एकेडमिक ईयर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन की प्रोसेस जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे, अभी ऑल इंडिया के बच्चे आएंगे यहाँ पे पहले, तो इसमें 85 बच्चे स्टूडेंट जो है स्टेट कोटा के होते हैं और 15 ऑल इंडिया कोटे से आते हैं। तो एडमिशन हम लोगों के 15 नवंबर से फिर जो है नया बैच जो सेकेंड ईयर का है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही जो है हम लोगों के NMC के अकॉर्डिंग जो है अस्पताल में भी जो है सुविधाएं जो है लोग मरीजों के लिए बढ़ रही हैं। अभी एक MRI जो है यहाँ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नहीं था, यहाँ कुमाऊं की जनता के लिए ये बड़ा ये हो गया। खबर जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अवैध शराब धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जसपुर के महुआ डाबरा नगर में पंचायत के लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उप जिलाधिकारी जसपुर को अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन दिया और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में पिछले काफी लंबे समय से अवैध कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की बिक्री खत्म हो जाए और शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए आज उप जिलाधिकारी जसपुर को ज्ञापन दिया गया है कि गांव में कच्ची शराब अधिक बिक रही है। रहने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, घर में मार पिटाई करते हैं, दारू पी के गाली गलौज करते हैं, रास्तों में खड़े होते हैं, बहुत दिक्कत है। बहु बेटियों के लिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है गाँव में। हम ये चाहते हैं कि अवैध शराब गांव में बंद हो जाए, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेडीज बेच रही हैं गांव में, कुछ आदमी भी बेच रहे हैं। का मीरा देवी है जो हमारे वार्ड नंबर 1 में है, जो दारू बेच रही हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें सुविधा मिले और ये अवैध शराब बंद हो जाए। ज्ञापन दिया गया, उसमें लिखा गया है कि महुआ डाबरा में वार्ड नंबर 1 में कच्ची शराब की बिक्री होती है। तो इसके लिए मैंने अभी एक संयुक्त टीम का गठन मैं कर रही हूँ, जिसमें कि तहसीलदार, आबकारी इंस्पेक्टर और कोतवाल की टीम बनी हुई है कि जो कि इसमें औचक निरीक्षण करेगी और छापेमारी करेगी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।